हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को 12th क्लास की जो बीएसटी है उसका चैप्टर फर्स्ट कराने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात भाई, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यानी कि प्रबंध का असली तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, क्या वो इस बात से कहना चाहता है या आप इस बात से क्या समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा जाता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हम उनको बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। और ये सारी की सारी प्रोसेस ही क्या है, मैनेजमेंट। इन शॉर्ट, अगर मैं सिंपल वे में इस बात को कहना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ, तो पहले से ही निर्धारित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अपने संसाधनों को, जो कि मानवीय और भौतिक दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इनका कुशलता पूर्वक प्रयोग करें। तो यही तो प्रबंध है। प्रबंध का मतलब काम को सोच समझ के करना, किसी भी काम को सोच समझ के करना। अब इसमें एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन करना है, वो भी बेस्ट तरीके से। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को अगर सिंपल वर्ड में अगर हमने कहना पड़े तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना ही मैनेजमेंट है। अब ध्यान से देखिए इस बात में, आप कहोगे सर हमने मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वगैरह वो आता है। तो ध्यान से देखिए, कुशलतम ढंग से काम करने के लिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए हमको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करना होगा, यानी कि नियोजन करना होगा, उनको ऑर्गेनाइज करना होगा, उनको मोटिवेट रखना होगा और उनको कंट्रोल करना होगा। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए बात तो वही है ना, हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमने ये सब वर्क करने पड़ेंगे और यही तो मैनेजमेंट है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। बात कहता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहली तो बात, जो मैनेजमेंट है उसके जब फीचर्स की बात करी जाती है तो उसमें साफ साफ पता है, मीनिंग में भी हम लोगों ने क्लियर करा था, मैनेजमेंट क्या करती है, पहले से ही निर्धारित उद्देश्यों का पीछा करती है, एक प्लान तरीके से, एक नियोजित तरीके से। तो इसीलिए अगर इसको हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कह दें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझ में आई बात। उसके बाद यूनिवर्सल फिनोमिना इसको कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है अगर किसी भी एक्टिविटी में से, किसी भी काम में से मैनेजमेंट को हटा दिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। इन शॉर्ट, अगर आपने सफल होने के लिए प्रबंध किया है तो ठीक है, और अगर आप सफल होने या सफल नहीं हो सके तो समझ लीजिए आपने असफल होने के लिए क्या किया है, प्लान किया है, असफल होने के लिए काम किया है। अब इस बात को यहाँ पे क्या कहता है कि भी हर एक एक्टिविटी, चाहे वो हमारी रूटीन लाइफ हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट होती है। हमारे छोटे छोटे कामों में, हमारे डेली रूटीन की लाइफ में हम छोटे छोटे प्लान्स क्रिएट करते हैं, वो सब मैनेजमेंट का ही तो एक रूप है, ठीक है। तो हमारे पास दो फीचर्स यहाँ पे क्लियर हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसने कहा इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा, मल्टी डायमेंशनल क्या होगा भाई, ये कई आयामी होती है। आयाम का मतलब मैं यहाँ पे आपको अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा हूँ कि भाई आयाम वहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे कि भी इसको किस किस लेवल पे कौन कौन से काम करने होते हैं। देखिए ध्यान से, इसको काम का प्रबंध करना होता है, यानी कि मैनेजमेंट जो है ना, या जो मैनेजमेंट है भाई वो किसी एक काम पे नहीं, इसको सिंपली हम कहेंगे कि भी ये बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक बंडल है, ठीक है, एक बंच है, एक गुच्छा है जिसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं, तो कहता है सबसे पहले तो बात मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, जो भी काम यहाँ पे किया जाना है उसका मैनेजमेंट करना है। मान लीजिए आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो,
तो आप क्या करोगे, आप अपने काम को मैनेज करोगे, प्लान करोगे, मैंने सवेरे उठना है, ये काम करना है, और अपनी सारी की सारी चीज़ों को जो जो आपके काम में आपकी हेल्प करने वाली है उनको आप ऑर्गेनाइज करोगे। भाई मेरी कॉपी, मेरी पेंसिल, मेरा पेन सब मेरे पास है कि नहीं है। और उसके बाद अपने आप को और अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल करोगे कि कहीं मेरे ये रिसोर्सेज दूसरी जगह पे गैर या ख़राब ना हो जाएं। उनको बेहतर तरीके से अपने काम पे फोकस करके रखने के लिए आपने उनके ऊपर कंट्रोलिंग ज़रूरी है। ये कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है? ये कंट्रोलिंग आप अपने आप पे भी लागू करते हो, जैसे कि भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने स्कूल के ग्रुप की वीडियोस को और अपने होमवर्क को देखने के लिए करें, ना कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप यहाँ वहाँ की चैटिंग में कर दें। तो वो करने से क्या होगा, आपकी कंट्रोलिंग पावर वीक हो जाएगी, आप कंट्रोल नहीं रखोगे, जिसके कारण आप अपने काम पे फोकस ना होके कहीं और चले जाओगे, और रिजल्ट क्या होगा, आपका वर्क, आपका काम खराब हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग तो कहते हैं काम का कंट्रोल करना होता है। अब दूसरी बात, रिसोर्सेज की अगर बात करी जाए तो इन शॉर्ट, अगर आपकी किताब को आपका छोटा भाई उठा के फाड़ देता है और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो, तो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको? आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है, आपका काम खराब हो जाएगा। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? उसको डांटोगे या फिर उसको प्यार से समझाओगे, ठीक है? तो वही बात, वो सारे के सारे काम, वैसे ही बिजनेस में काम को लेकर ये सारे के सारे काम किए जाते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। उसके बाद पीपल्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज करना होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन सभी लोगों को हमने कहते स्टाफिंग, काम पे लगाना होता है, उनको हायर करना होता है अपने यहाँ पे, और उनको डायरेक्ट यानी कि उनको बताना होता है कि भी आप लोगों ने कोई भी काम कैसे करना है। और लास्ट एंड फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग, उनको कोई भी गलत काम या कोई भी गलत तरीका अपनाने से रोकना होता है, ठीक है? ये सारे के सारे काम लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, उन एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए जिनको हमारे यहाँ पर काम मिलना है या मिला हुआ है। और लास्ट में जो तीसरा डायमेंशन है वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है और सेल होता है। अब इन तीनों के तीनों एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो इन सभी के ऊपर कंप्लीट फोकस रखना है, ठीक है? तो ये काम भी मैनेजमेंट के द्वारा ही करता है भाई। ये सभी के जितने भी ऑपरेशन हमारे पास, प्रोडक्शन है तो उसको कैसे किया जाएगा, किस लेवल पे किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा, क्या क्वालिटी कैसी रहने वाली है, परचेज कैसा मटेरियल खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, किस कीमत पे खरीदेंगे, कहाँ पे रखेंगे, और सेल किसको बेचेंगे, कितना बेचेंगे, किस कीमत पे बेचेंगे, ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, वो जो भी उनका सॉल्यूशन पहले से ही कर लिया जाना, वो मैनेजमेंट का ही तो काम होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी हाँ, क्या आपकी लाइफ की समस्याएं हमेशा मौजूद नहीं रहती? मैं बिजनेस की बात ना करके आपकी लाइफ की बात करता हूँ। आपके सामने हर रोज़ एक नई चुनौती होती है, ठीक है? तो उन हर नई आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आप हर दिन प्लान बनाते हो, हर दिन काम करते हो। तो ठीक वैसे ही बिजनेस में मैनेजमेंट का काम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आके खड़ी हो जानी है। तो उसका समाधान करने के लिए हमको लगातार मैनेजमेंट करना होता है, लगातार प्रबंध का कार्य चलता रहता है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाना बिल्कुल सही है। ये इसकी चौथी सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 पे, मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। जी हाँ, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब आप कहोगे सर जी, मैनेजर तो मैनेजमेंट करता है, लेकिन इसको ग्रुप एक्टिविटी कैसे, किस बिहाफ पे कहा गया? तो अपने दिमाग में रखिए इस बात को, जो मैनेजर होता है वो अकेला मैनेजमेंट नहीं करता, वो डिसीजंस लेता है, लेकिन उस डिसीजंस को फॉलो तो बहुत सारे लोगों ने करना होता है, उस काम को मिलके बहुत सारे लोगों ने करना होता है। अगर कोई भी एक उस काम को बेहतर तरीके से करने में आनाकानी करे तो मैनेजमेंट क्या कर लेगी उसका? समझ में आई बात? ये ठीक वैसा ही है, जब धोनी 0 पे आउट होता है तो हम ठीकरा धोनी पे फोड़ देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि बाकी टीम मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया। तो ठीक वैसा ही कि भी मैनेजर भले ही कितने ही बेहतर डिसीजन क्यों ना ले, अगर
पूरी टीम ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया तो समझ लीजिए बंटा धार होने वाला है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नंबर 6, अ डायनेमिक फंक्शन। जी हाँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज के टाइम के अंदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और जिसके कारण नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और बिजनेस को अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना होता है। और ये मैनेजमेंट ही तो है जो उसको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए भाई ये अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, एक डायनेमिक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको यहाँ पे कोई गलत नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के इन्वायरमेंट में अगर चेंज है तो बिजनेस में भी चेंज यहाँ पे होना ही होना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप सर्दियाँ आते ही सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हो और गर्मियों के कपड़ों को पहनना बंद कर देते हो। और गर्मियों के दौरान क्या कभी कोई जर्सी स्वेटर पहन के निकलता है क्या भाई? आई थिंक नहीं निकलता होगा। और अगर कोई निकलता भी होगा तो समझ जाओगे दूर से देखते ही कि भी हाँ ये बंदा बीमार है। हो सकता है फिजिकली ना हो, मेंटली बीमार हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास बात करता है नंबर 7 पे, एन इंटेंजिबल फोर्स। जी हाँ, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते और ना देखने के कारण क्या समस्या रहती है, वो ताकत है जिसको देखा नहीं जा सकता। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, उसकी लाठी जब लगती है तो उसमें आवाज नहीं होती। तो ठीक वैसे ही प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन शॉर्ट, मैंने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरे एम्प्लॉयज उस डिसीजन को मानेंगे। समझ में आई बात? और कोई ना कोई ऐसी ताकत तो है ना जो उनको वो डिसीजन मानने के लिए फोर्स कर रही है, उनको मजबूर कर रही है, उनको इनकरेज कर रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ डिसीजन मजबूरी में माने जाते हैं, कुछ डिसीजंस मोटिवेट होकर माने जाते हैं। तो वही चीज़ है भाई, कोई ना कोई ताकत तो है ना। तो इसीलिए क्योंकि इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकेंगे, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, तो इसको एक अदृश्य ताकत, एक अदृश्य शक्ति कहा जाए तो मेरे हिसाब से तो गलत होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने फीचर्स पढ़े यहाँ पे मैनेजमेंट के। फीचर्स में हमको पता लगा कि भी ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट करते क्यों हैं, मैनेजमेंट का मेन बेसिक्स है, फंडा क्या है, मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट के उद्देश्य 3 बातों को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, भाई उस संस्था को, जिस संस्था के लिए या जिस संस्था की मैनेजमेंट वो डिसीजंस ले रही है, ठीक है, और वो संस्था, वो बिजनेस जिस भी सोसाइटी में रहता है, आसपास की सोसाइटी को यानी कि उस समाज को वो प्रभावित करती है, और उन व्यक्तियों को प्रभावित करती है जो उनसे संबंधित है, या उनसे वो बिजनेस करते हैं, या फिर वो उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे और समझेंगे कि भी हर एक जो है पॉइंट के लिए, या हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए ये किस तरीके से इसके उद्देश्य तय होते हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा भाई ऑर्गेनाइजेशनल। तो संगठनात्मक जो उद्देश्य हैं मैनेजमेंट के, वो क्या है? सबसे पहला, व्यवसाय को जिंदा रखना, सर्वाइवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसका मेन मकसद यही है। अब सीधी सी बात है भाई, मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो इसीलिए तो लेती है ना, ताकि उसका बिजनेस लगातार बेहतर तरीके से चलता रहे, या फिर उसको ख़त्म करने के लिए लेती है। कई बार हो सकता है ऐसे डिसीजन लिए जाए कि जिससे बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़े और बिजनेस को वाइंड अप यानी कि बंद तक करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली कोई भी एक अच्छी बुद्धि वाला आदमी होगा तो वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस बंद हो। तो सिंपल, सबसे पहला उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्य है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि भी वो किसी न किसी तरीके से जो संगठन है, जो बिजनेस है, उसको जिंदा रखे। दूसरा,
जिंदा रहने के साथ साथ उसको प्रॉफिट कमाना भी तो है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था बिजनेस क्या है। बिजनेस वो है जो लाभ कमाने के ऑब्जेक्टिव से चीज़ों का लेन देन करता है, वस्तुओं को बनाता है और उनको बेचता है। तो ठीक वैसे ही अगर चीज़ों को बना के बेचते रहेंगे लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कितने दिन तक बेचेंगे भाई? आई थिंक साल 2 साल या उससे भी कम, बहुत कम। ठीक है, तो ठीक वैसा ही, क्योंकि मैंने देखा है कि भी कई बार जो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो शुरू होने में 1 दिन लगता है और बंद होने में अगले 2-3 दिन के अंदर वो क्लोज होते हुए भी देखे हैं। तो ठीक वैसा ही प्रॉफिट कमाना भी इसका मेन मोटिव होता है। तो प्रबंध का ये मुख्य काम है कि भी वो संगठन को लगातार लाभ दिलवाता रहे। उसके बाद ग्रोथ। भाई जब प्रॉफिट मिलते रहेंगे तो अब मैनेजमेंट का ये लगातार काम बनता है, लगातार ऑब्जेक्टिव बना रहता है कि भी वो कैसे न कैसे करके अपने बिजनेस को ग्रो करे, अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाए, क्योंकि बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना ही सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उतने ही लाभ बढ़ेंगे और दोबारा फिर से ग्रोथ। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को कमाता है। तो ठीक वैसे ही व्यवसाय जितना बड़ा होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे और दोबारा फिर से उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो ये 3 बेसिक से ऑब्जेक्टिव हैं जिनका सीधा इंपैक्ट होता है मैनेजमेंट के संगठन को लेकर क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सोशल के बारे में, समाज के बारे में। तो बिजनेस को ध्यान में रखना होता है कि भी क्या मैंने समाज के लोगों को नौकरियां अवेलेबल कराई हैं, उनको रोजगार अवेलेबल कराया है। तो ये नहीं कराया है तो समझ लीजिए कि भी उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का, उस समाज में रहना मुश्किल हो जाने वाला है। क्योंकि अगर आपने समाज के लिए काम नहीं किया तो समाज आपके लिए काम क्यों करेगा? सिंपल सी बात है भाई। तो हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराना होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है समाज के आधार पर। और फिर समाज को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट अवेलेबल कराना है, यानी कि हम लोगों ने ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, हमारा जो बिजनेस का समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो है समाज को साफ सुथरा वातावरण अवेलेबल कराना। किसी भी कारण से अगर एनवायरनमेंट को इस तरह का कोई नुकसान होता है तो वो सीधा सीधा समाज को नुकसान पहुंचाने की बात है। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है समाज के प्रति लोगों को अच्छा वातावरण अवेलेबल कराना, इन्वायरमेंट का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करना। और फिर है यहाँ पे नेक्स्ट, इम्प्रूव लाइफ इंडेक्स। जी हाँ, जीवन जो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाना। जैसे कि आप आज से कई साल पहले की बात को देख लो, आज का एक हमारे पास एक पेंडेमिक आया हुआ है कोविड-19। देखिए अब यहाँ पे लाइफ जो है, जीवन जो है वो एक रिस्क पे आ चुका है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे रिस्क ऐसे आए थे, इसके पहले भी बहुत सारे आए हैं। अब ये बिजनेस का ही काम होता है कि भी वो कुछ ऐसे इन्वेंशंस करे, वो कुछ ऐसे योगदान करे समाज के लिए जिससे समाज के लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर हो सके, वो अच्छा हो सके। जैसे कि पहले लोग बीमार हुआ करते थे, एक वक्त था जब डायरिया और हैजा नामक जो बीमारियां थी वो एक पैंडेमिक बन चुकी थी, वो एक महामारी का रूप ले चुकी थी। तब उस वक्त एक कारण था, वो कारण क्या था? इनोवेटिव समाज नहीं था, इनोवेटिव बिजनेस नहीं था और समाज में ज़्यादा सफाई को ध्यान में नहीं रखा जाता था। और उस वक्त तक जो हमारे यहाँ पे साबुन की इंडस्ट्री है उसने भी अपने पैर नहीं जमाए थे, जिसके कारण लोगों में हाथ धोने और साफ सफाई का ख्याल रखने के ज़्यादा गुण नहीं मौजूद थे। तो इसी वजह से वो पेंडेमिक, वो महामारी भारत के अंदर भी बहुत घातक सिद्ध हुई थी। तो धीरे धीरे समाज ने, सोशल ने, ये मैनेजमेंट ने और यूँ कहा जाए बिजनेस ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा और अलग अलग तरीके के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में लॉन्च करे, जिससे समाज को भी फ़ायदा हुआ और बिजनेस को भी फ़ायदा हुआ। तो इससे क्या हुआ? इससे समाज के लोगों का जीवन स्तर उठा, बेहतर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल। भाई व्यक्तिगत तौर पे उसके क्या उद्देश्य हैं या उन व्यक्तियों के लिए जो उसके यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए क्या। तो सबसे पहले तो बात देखो भाई, सबसे मेन पॉइंट आ जाता है भाई उनको आप एक अच्छी सैलरी दें, एक अच्छी तनख्वाह दें जिससे उनका जीवन अच्छा बन सके, बेहतर बन सके। ये नहीं है कि भाई आप उनसे काम 1000 का ले और उनको 100 रुपये पकड़ा के कह दो चलो भाई, यानी कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उनको उतना पैसा तो ज़रूर दें। उसके बाद सेफ्टी इन
सर्विस, उनको उनके काम के लिए या उनके काम को ध्यान में रखते हुए उनको ये दिमाग में भय नहीं रहना चाहिए कि उनका काम कभी भी छूट सकता है, तो उनको उनकी सर्विस की सेफ्टी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाए। और उसके बाद ट्रेनिंग, देखिए कोई भी बिजनेस के अंदर बंदा काम करता है तो उसको लगातार ट्रेनिंग मिलते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो काम को बेहतर तरीके से करता रहे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। अगर हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेन नहीं किया बेहतर तरीके से, तो हमारे बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे व्यवसाय के अंदर एक्सीडेंट्स की भरमार हो जाएगी। क्योंकि जब लोगों को मशीनें ऑपरेट करना ही नहीं आएगा, चलाना ही नहीं आएगा, लोगों को काम करना ही नहीं आएगा, तो काम बेहतर तरीके से होगा नहीं, क्वालिटी भी गिर जाएगी और लाइफ का भी नुकसान होगा, क्योंकि लोग मशीनों से अपने आप को फिर चोटिल कर लेंगे। तो लगातार उनको ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, और ताकि वो अपनी और अपने समाज की और अपने बिजनेस की बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस। अब देखिए मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। सबसे पहली तो बात भाई, फीचर्स और मीनिंग में से ही ये सारे के सारे पॉइंट्स उठा के लाए गए हैं। सबसे पहला है भाई, जो ग्रुप गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि भी जो हमारे पास मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अब इस बात को समझ लीजिए, अगर मैंने कोई निर्धारित उद्देश्य बनाया ही नहीं तो मैं प्लान किस लिए बनाऊंगा। मैं ठीक वैसा ही होऊंगा जैसे बिना पायलट का एक प्लेन, बिना पायलट का एक जहाज। समझ में आई बात, वो कहीं भी गिर सकता है भाई। तो जब पहले से ही उद्देश्य तय कर लिए जाते हैं तो उनके लिए प्लान करना भी आसान हो जाता है और उनको अचीव करना भी आसान हो जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर हमने अपने उद्देश्य पहले से तय कर लिए तो उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए ध्यान से, काम को कम से कम लागत पर कम से कम समय पे करने की कोशिश करी जाना। कोशिश क्या करी जाना, करना। ठीक है, अगर एक बंदा किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है और उसी काम को कोई दूसरा बंदा आधे घंटे में पूरा करता है, तो सिंपली एफिशिएंट कौन हुआ, जिसने कम समय में और कम एफर्ट्स के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ वो काम पूरा किया, तो वो एफिशिएंट यानी कि मितव्ययिता इसको हम कह सकते हैं। भाई मैनेजमेंट से जब सारे के सारे काम की एक प्रोसेस तय कर दी जाती है तो उससे क्या होगा, उससे खर्चे कम हो जाएंगे, उससे अनवांटेड एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होएगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा। नंबर 3, भाई ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। बिल्कुल हाँ भाई, बिजनेस में लगातार चेंजेस आते रहते हैं और मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो डायनेमिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समय के अकॉर्डिंग बदलती रहे। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कभी नोकिया कनेक्टिंग पीपल, नोकिया का भरोसा हुआ करता था, और आज जब सैमसंग और एमआई, जियोमी, इन लोगों ने नोकिया को बिल्कुल रिप्लेस ही कर दिया है। वो क्यों हुआ, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को बदलना नहीं चाहा, जिसके कारण वो आज लगभग इंडियन मार्केट से गायब जैसे हैं। तो वैसे ही आपने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगातार डायनेमिक बनाए रखना होगा, तो उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नंबर 4, इट हेल्पफुल इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट उन पर्सनल गोल्स को अचीव करने में उनको मदद करता है। मैं यहाँ पे पर्सनल गोल्स जो है वो उन व्यक्तियों की बात करता हूँ जो वहाँ पे काम करते हैं। अब मैनेजमेंट इस चीज़ में उनकी कैसे हेल्प करती है, सिंपली आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास पे जो वर्कर होते हैं, वो मैनेजमेंट का ही तो डिसीजन होता है कि लोगों को समय के बदले सैलरी की बजाय लोगों को काम के बदले सैलरीज दी जाती है, उनको पीस रेट पे रख लिया जाता है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे उन लोगों के जो पर्सनल गोल्स है जो वहाँ पे काम करते हैं वो उनको अचीव करने में मदद करेंगे। अब अगर मान लो उनको ऐसा ना किया जाए और सिर्फ काम टाइम के बदले पेमेंट दी जाएगी, तो धीरे धीरे वो लोग क्या होंगे, वो आलसी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ना तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, और ना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसका कुछ फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, सोसाइटी को बदलने में, सोसाइटी की ग्रो करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी होती है। वो कैसे, तो सिंपली अब देखिए, आपके दिमाग में आया होगा, मैंने अभी भी एक एग्जाम्पल दिया था साबुन का।
ठीक है। समाज की ग्रोथ होती है, कैसे होती है? जब समाज के लोग अलग अलग तरीके की वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब उनको पता होता है कि भी कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेकार है। अब धीरे धीरे एक वक्त था जब इंडिया के अंदर तो लोग बैलगाड़ियों में चला करते थे, लेकिन बदलाव हुआ। वो किस कारण हुआ? वो कंपनी व्यवसाय के कारण ही तो हुआ ना। और मैनेजमेंट वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना। तो जब मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, बेहतर तरीके से प्लान करता है, तो ग्रो होती है। यहाँ पे हर चीज़ में तेजी आती है, बदलाव होता है, और वो बदलाव सकारात्मकता के साथ हमारे जो है सोसाइटी को डेवलप करता है, विकसित करता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस को कंप्लीट रीड किया है। तो आई होप कि भी आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। तो प्लीज़ इसको कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कर लें ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू।